नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। तो भाई आपको पता है एएलपी के लिए एग्ज़ाम डेट आ गई है, भले ही इसका रिजल्ट नहीं आया है। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम बात करते हैं मुद्दे की। मैं इस वीडियो में आपको एक तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट बता दूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप अगर ने मेरी वीडियो देखी हो तो मैं खुद रेलवे में मल्टीपल एग्ज़ाम्स में सेलेक्टेड हूँ और डिपार्टमेंट में भी हूँ, तो कोशिश करूँगा आपको कुछ सटीक सा क्लू देने की रिजल्ट डेट के लिए। और दूसरी चीज़, आपके लिए जो एक स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। जैसे मैंने लगभग 40 ज़्यादा एग्ज़ाम क्रैक करे हैं, तो ऐसी स्थिति कई बार आई है कई सारे एग्ज़ाम में कि यार 1 महीने पहले ही सब कुछ पता चला है एग्ज़ाम डेट वगैरह का। तो कैसे हैंडल करना चाहिए और इसके लिए क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए मेंस के लिए, ठीक है? आप सबको पता है इतनी सी चीज़, तो ये तो समझदार हो सब कि 19 तारीख और 20 तारीख को एएलपी और जेई दोनों का एग्ज़ाम होने की जो डेट दे दी है। 19-20 में से कौन से डेट पे होगा इतना हमें फिलहाल कंफर्म नहीं है, बट पता है इन दो में से ही किसी एक को होगा। अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं मेरे भाई। अगर आप बिगनर हैं या फिर आप थोड़ा सा तैयारी, काफ़ी टाइम हो गया है आपको करते हुए, है ना, ठीक ठाक टाइम, तो दोनों ही लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ। इतना तो आपको पता होना चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए 90 मिनट का, पार्ट बी 60 मिनट का। पार्ट ए में 100 सवाल, पार्ट बी में 75 सवाल। इसके आगे मेरे भाई इतना ध्यान रखना कि मेरिट जो बनेगी वो ओनली पार्ट ए के आधार पे बनेगी, और पार्ट बी जो रहेगा उसमें 35% आपको स्कोर करना है, यानी ये ओनली क्वालिफाई नेचर का है। तो ओवरऑल आपके ऐसा नहीं होगा कि पेपर अलग अलग टाइम पे होगा। आपको एक बार घुसना है, 150 मिनट वहां पे बिताने के बाद ही बाहर आना है। यानी पेपर दोनों एक साथ होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको यहाँ पे ज्यादा जो पढ़ाई करनी है वो इसमें करनी है, इसी से आपकी मेरिट बनने वाली है। कैसे क्या पढ़ेंगे वो चीजें देख लेते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले इतना आपको पता है कि एग्जाम का ये जो पैटर्न अभी मैंने बताया है, देन अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो पार्ट ए चूंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। पार्ट ए का सिलेबस ये अगर आप पहले से ही देख चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे थोड़े बिगिनर टाइप के हैं और उनको जाननी है तो वो देख लो। वही मैथ्स के जो सीबीटी वन में जैसा सा टॉपिक रहते हैं वही सारे हैं। जैसे यहाँ पे ये चीजें देखो, अलजेब्रा, ये देखो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, यानी यहाँ पे ये वाले काफी ज्यादा जो एडवांस मैथ्स के भी टॉपिक हैं वो भी सब है। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स काफी हद तक पढ़ी होगी। अब लास्ट के दिनों में क्या करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए भी, और एग्जाम्स का भी अनुभव है, उसके आधार पे देखते हैं। देन रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। एंड ये एक नई चीज है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको कैसे क्या करना है इन सभी के सोर्स पे मैं आपको बता देता हूँ। सबकी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। एक मेरे को किताब काफी ठीक लगती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देन पार्ट बी की बात करेंगे अपन, जो ट्रेड वाले अलग अलग फीटर वगैरह हैं उन सब की अपन बात करेंगे, उनको कैसे क्या करना है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे इनका ये सिलेबस है, सिलेबस आपको पता है। अब देखो सबसे पहले अपन मैथ्स की बात कर लेते हैं। लास्ट के दिनों में मैथ्स में क्या करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, जल्दी जल्दी देख लो। छोटा सा वीडियो मैंने रखा है, बहुत ज्यादा वेस्ट टाइम आपका होगा नहीं। सबसे पहले तो प्रैक्टिस ओनली पीवाईक्यू, यानी अब अगर कोई टीचर आपको अपने सेट्स वगैरह दे रहे हैं बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के सवाल, तो उनसे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। आप सिर्फ पीवाईक्यू ही सवाल लगाओ, प्रीवियस ईयर सवाल लगाओ। प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी बुक आप उठा लो जो आपको ठीक लगती है ना, जिसमें अच्छा सोल्यूशन दे रखा हो। वरना आप ये किताब भी ले सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए, जो है पार्ट ए के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक रहेगी रेलवे जो एएलपी के लिए, किरण पब्लिकेशन की, ये किताब भी ले सकते हो इसके लिए। क्योंकि आप ये इस टाइम पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई नए सवाल पता नहीं कैसे क्या आएंगे, उनका पैटर्न क्या रहेगा। ऐसे तो आपको घबराहट बढ़ती जाएगी, एग्जाम टाइम है ना, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इसलिए सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट काम करना है, और आपको सिर्फ अपने जो सिलेबस है, पुराने सवाल है, उनसे ही टिक के रहना है, ठीक है मेरे भाई। देन अपन बात करेंगे टफ के पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे अपन। ये वक्त ऐसा नहीं है कि अब मेरा यार ये भी कंसेप्ट छूट गया, अरे यार उसने स्टेटिस्टिक्स लिखा है ये नहीं पढ़ा मैंने। बीज गणित के अंदर तो देखो जो अलजेब्रा है, जैसे मैं जब अलजेब्रा पढ़ाता हूँ तो हम एसएससी में उसकी 30-30 क्लास ले लेते हैं। जब हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ाते हैं तो उसमें एसएससी में उसकी 30-30 35-35 क्लास जाती है।
उन चीजों का कोई अंत तो है नहीं। अब ज्यादातर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो एसएससी वाले भी हैं, तो आप देखोगे कि चीजें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे वो बता देते हैं कि अरे यार ये भी ना आ जाए, ये भी ना आ जाए। टीचर यही चाहते हैं ना कि मेरे पढ़ाए हुए में से सब कुछ आए, तो वो ज्यादा पढ़ाते हैं। तुमको अब नहीं भागना है, अब नए के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, टफ के पीछे भी बिल्कुल नहीं भागना है। तुमने जो जितना पढ़ा है प्लस पुराने जो सवाल देखो ना यार, मैंने सारे सवाल देखे हैं, मेरे ख्याल से पेपर जो रहता है बड़ा ही बेसिक लेवल पे रहता है। अलजेब्रा भी आप देखोगे तो एसएससी वगैरह जैसा नहीं पूछता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, आपको टफ के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, बजाय इसके इजी जो सवाल है ना उनको बार बार सोल्व करना है, ताकि इजी में बिल्कुल ना अटको। और आप यकीन मानो, अगर आप इजी को बार बार करोगे तो आपके 95% सवाल, 95% से भी ज्यादा सवाल तो इजी से भी आएंगे, ठीक है। देन आपको 10 मिनट कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के अंदर क्या करोगे, जैसे स्क्वायर याद कर लिए, क्यूब याद कर लिए, थोड़ी सी प्लस माइनस गुणा भाग रट लिए, उससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वहां पे क्या होगा ना, जैसे आप पुराने पेपर उठा के देख लो, उनमें कंसेप्ट बड़ा आसान पूछा हुआ है। लोग परसेंटेज में 20 क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन वहां पे शुरू की 2-3 क्लास से ही सवाल मिल जाता है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। तो आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है, देन आपको रिवीजन अच्छे से करना है कंसेप्ट का, ठीक है मेरे भाई। प्रैक्टिस मैंने बता दिया आपको कैसे क्या करनी है। रिवीजन में तो प्योर ही प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन में थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। रीजनिंग में मेरे प्यारे भाई क्या करना है, यहाँ पे आपको कोशिश करनी है 100% स्कोर लाने की। इसके लिए जो टॉपिक आपका थोड़ा सा वीक भी रह गया ना, मान लीजिए आप किसी टॉपिक में थोड़े से वीक है, तो वो टॉपिक भी आपको, कौन सा वीक लिख दिया इन्होंने, तो वो टॉपिक भी आपको अभी देख लेने हैं। रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कोई टॉपिक हमारा छूट भी गया या उसमें हम थोड़े से पीछे रह गए, तो वो टॉपिक पक्का देखना। लेकिन रीजनिंग में एक भी टॉपिक छोड़ना अफोर्ड हम नहीं करेंगे। थोड़ा टफ भी लगे तो भी रीजनिंग में अभी कर लेना। मैं कह रहा हूं अगर कोई टॉपिक आपके लिए न्यू भी है तो रीजनिंग में अभी कर लो। रीजनिंग में ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं रहता है, और टारगेट रीजनिंग में रखो पूरे में से पूरा लाने का, ठीक है। बाकी इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने अभी प्रैक्टिस सेट बताया पार्ट ए के लिए, आप किरण पब्लिकेशन की उस बुक से प्रैक्टिस कर लो। काफी सही बुक है, एक्सप्रेशन भी दे रखे हैं, और आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो मेरे भाई आप प्रैक्टिस सेट जो है ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक वगैरह में काफी अच्छे से दे रखा है, ठीक है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे चीजें सर्टेन है, लिमिटेड है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो इसमें यार एक तो इतना तो करो ही करो स्टार्टिंग में कम से कम, कि जो फॉर्मूला और कंसेप्ट है ना मेरे भाई, इनको लिख के सामने रखो और डेली रिवाइज करो। आप देखोगे कि इसमें लगभग 50% से ज्यादा चीजें तो यहीं से गिर गई, 50% से ज्यादा चीजें तो यहीं से गिर जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देन आपको इसमें अब कोशिश करनी है, देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं ना, एक फ्रेशर होते हैं, एक पुराने ठीक ठाक टाइम से पढ़ रहे हैं। तो जो ठीक ठाक टाइम से पढ़ रहे हैं ना, वो बच्चे तो क्या करो कि अब नया मत पढ़ो, वो तो प्योरली अपना फोकस रिवीजन पे ही रखो। वो बच्चे तो प्योरली जो अब तक पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करो। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक 20-30% ही सिलेबस किया है, अब वो क्या ही रिवीजन कर लेगा। तो मेरा भाई ऐसा जो बच्चा है ना, वो कोशिश करो कि आगे वाले 10 से 12 दिन में जितना खींच सको उतना खींच लो। लास्ट के 10 दिन तो उसको भी सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि उसके सिलेक्शन की चांसेस थोड़ी कम है, बट अपना 100% देने में क्या जाता है। जैसे मैं ही वो बच्चा हूं कि अभी मेरा सिलेबस उतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अभी जी जान से कोशिश करनी है। तो मैं क्या करूंगा, 10-12-15 दिन में जितना खींच सकता है खींचूंगा सिलेबस को। रोज का एक चैप्टर भी पढ़ना पड़े तो पढ़ूंगा, क्योंकि ये मैथ्स की तरह नहीं है कि एक चैप्टर 1 महीना 20 दिन 10 दिन ले लेगा, नहीं। यहाँ पे अगर आन पढ़े अपने पे तो अपन पढ़ भी सकते हैं। तो मैं 10-15 दिन में 10-15 चैप्टर करके फिर उनको रिवाइज करूंगा, ये कोशिश करूंगा। अगर आप फ्रेशर टाइप के बच्चे हो, यानी जो अभी 4-5 महीने से ही कंपटीशन में आया है, ठीक है मेरे भाई। बाकी जिसको साल 1.5 साल तैयारी करते हुए हो गया है, उसको अब नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। इस टाइम पे जगह जगह से पीडीएफ आपके सामने आएगी मेरे भाई, आपको बिल्कुल उन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बाकी इसके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी ये वाली जो बुक है ना, ये आप देख लो। इसके अंदर आपको बहुत सही कंटेंट मिल जाएगा। प्रैक्टिस यहां से करोगे तो, सिर्फ मैं कह रहा हूं ये ऐसी चीज है कि इसमें कोई समझने लायक उतनी चीजें है नहीं। तो इसमें अगर आपका सिलेबस ज्यादा नहीं भी हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको उठा के सारे सवाल लगा लोगे ना, एक बार सही से सवाल लगा लोगे और उन्हीं को फिर से रिवाइज कर लोगे, तो भी आपका काम बन जाएगा मेरे भाई।
ठीक है, तो ये भी कोशिश कर सकते हो आप। इन सारी बुक्स के मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ये चीज ध्यान में बिठा लो कि ये चीजें जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ये मैथ्स रीजनिंग की तरह बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगती है। इनमें अगर आपको थोड़े दिन के अंदर भी सही से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना हो और उसको रिवाइज करना हो तो काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। देन अब देखो यार, एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है, ये वाली बात। अब आप क्या करोगे, अब आप ये गलती करने वाले हो सारे के सारे बच्चे, YouTube से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि लास्ट में टॉप 100 सवाल, टॉप 50 सवाल, टॉप 200 सवाल, टॉप 500 सवाल। ये गलती करने से बचना है, क्योंकि अगर आप वही 100 सवाल खुद करोगे तो शायद 1 डेढ़ 2 घंटे में कर लोगे, लेकिन वही जब YouTube पे करोगे तो 4 4 घंटे खा जाएगा टाइम, और आपको पता और नहीं चलेगा, आपकी स्पीड और नहीं बनेगी, कमजोरी और पता नहीं चलेगी। इसलिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि इस टाइम पे मेरे भाई YouTube से बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें। अपनी बुक से ही प्रैक्टिस करो, उसमें टिक मार्क लगाते जाओ। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो या सर्च कर सकते हो। ठीक है भाई, इतना ख्याल आपको रखना है। दिन पार्ट ए पे आपको अच्छे से फोकस करना है। पार्ट बी जो है उसके लिए तो आप देखो थोड़ा सा, जो ये मान लो दिन के 2 से 3 घंटे भी सही से दोगे ना, 2 से 3 घंटे डेली के सही से दे दोगे। साथ में ये जो किताबें हैं ना, ये देखो, ये जो किताबें हैं पार्ट बी के लिए, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के लिए, और ये फिजिक्स और मैथ्स के लिए, ये फिटर के लिए, ये किताबें एक बार निकाल लोगे, 2 2 3 3 घंटे एक बार थ्योरी पढ़ो साथ में, देन 2 3 घंटे शुरू के 15 दिन में थ्योरी निकालो जल्दी जल्दी, फिर लास्ट के 2 2 3 3 घंटे देके लास्ट में 15 दिन में ये किताबें निकाल सकते हो, तो भी आप 35% तो स्कोर कर ही लोगे। बात समझ रहे हो? इसलिए अपने को कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर पे जाना है, पार्ट ए पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, देन पार्ट बी को इतना सा टाइम डेली बेसिस पे दोगे, आपका काम बन जाएगा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करेगी वो है मेरे भाई, क्या इस वक्त आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और मॉक टेस्ट ज्यादा किसके लगाने हैं, मैथ्स और रीजनिंग के, यानी सेक्शनल मिले तो और भी बढ़िया बात है, मैथ्स रीजनिंग के, क्योंकि बाकी सब में तो क्या है कि आप सॉल्यूशन देखोगे, टाइम वगैरह लगेगा उतना टाइम। अब अचानक से आपको पता चला एग्जाम डेट का तो शायद ना हो, बट मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा। वैसे टाइम की ज्यादा कमी तो नहीं होगी, फिर भी यार अगर कोई फ्रेशर टाइप का बच्चा है तो उसको कमी होगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी लगाओ, बहुत ज्यादा मत लगाओ। फिलहाल ये कोशिश करो कि 2 दिन में एक मॉक लगा लिया, अभी 15 दिन, देन लास्ट के 15 दिन में 15 मॉक लगा देना, बट अभी कोशिश पूरा रिवीजन पे रखो। ठीक है मेरे भाई। देन यार रिजल्ट का देखो, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप मार्क कर लो कि 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ये अक्सर ही होता है, एग्जाम डेट अगर आती है तो उससे या तो 1 2 दिन पहले रिजल्ट आता है या 1 2 दिन बाद में। इस बार पता नहीं क्या इनके उत्पात मचा कि इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में काम किया है। इन्होंने पहले कह दिया कि एग्जाम डेट ये है, देन रिजल्ट दिया। एक बार तो बच्चे पैनिक हो ही रहे हैं। देखो सिर्फ माइंड का खेल है, एक दिन पहले रिजल्ट देके अगले दिन एग्जाम डेट देते हैं, और एक दिन पहले एग्जाम डेट देके एक दिन बाद में रिजल्ट देते हैं। बस वो जो सस्पेंस है ना बीच का, अरे मेरा होगा कि नहीं होगा, तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, वही मार डाल डाल रहा है सब बच्चों को। ज्यादा लंबा ये सस्पेंस है नहीं, 2 से 3 दिन में आपका सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। इस वक्त जिसको भी लग रहा है कि मेरा स्कोर ठीक ठाक है और तैयारी करने के मैं लायक हूँ, घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करो मेरे भाई, भोलेनाथ का नाम लेके अच्छे से तैयारी में जुट जाओ, और जी जान से कोशिश करो, बना लो इसको आखिरी मौका अपना, है ना, ताकि बार बार इस जंजाल में फंसना ना पड़े। ऑल द बेस्ट, हमें हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत हो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।